IVM 70 और 80 के दशक में जिस वेस्टइंडीज की टीम ने डोमिनेट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, वही वेस्टइंडीज की टीम भारत में लगातार चारों खाने चित हो रही है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी कि तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 100वीं जीत हासिल की ईडन गार्डन के मैदान पर। हालांकि ये T20 फॉर्मेट था, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से इस सीरीज के बहुत कुछ मायने निकल कर सामने आते हैं और भारतीय टीम ने जिस तरह से इस मैच को जीता वो अपने आप में एक अच्छी कहानी बयां करता है, क्योंकि एक समय मैच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने मैच को निकाला, वो इस बात की तरफ इशारा तो कर रहा है कि मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन सवाल वही बड़ा आता है कि जिस टॉप ऑर्डर के दम पर हम पिछले 2-3 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज कर रहे थे, वो टॉप ऑर्डर कहां पर गुम होता नजर आ रहा है। अब पहले T20 मैच का पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ ही दूसरे मैच में क्या कुछ सुधार करना पड़ेगा भारतीय टीम को, इस पर बातचीत करेंगे। और वेस्टइंडीज की टीम के लगातार गिरते ग्राफ पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जब तक वेस्टइंडीज जैसी टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं करेंगी, तब तक वो मजा, जो फ्लेवर होता है एक क्रिकेट के मैदान पर, खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई हमारे साथ हैं, अयाज भाई हमारे साथ हैं, और आज इनसे हम चर्चा पहले T20 मुकाबले की करेंगे, भारत की 100वीं इंटरनेशनल जीत की करेंगे जो वेस्टइंडीज के खिलाफ हमें मिली है, और साथ ही बात रवि बिश्नोई, सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर जैसे यंगस्टर्स की भी करेंगे। अयाज सर, गुड मॉर्निंग। और साथ ही गुड मॉर्निंग इंडियन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि ये वही वेस्टइंडीज की टीम है जिसके सामने भारतीय टीम कांपती थी, थर्राती थी एक समय में, और आज हालत ये कि हमने 100वीं जीत इंटरनेशनल हासिल की वेस्टइंडीज के खिलाफ। और मजे की बात देखिए, मैदान भी कौन सा, ईडन गार्डन, जहां पर रोहित का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एक जमाना था और लेगेसी जो है उनकी बहुत जबरदस्त है। आप 70-80 साल से आए तो जॉर्ज हेडली, लेरी कॉन्स्टेंटाइन, वीक्स, वॉलकट, वॉरल, रामोदेन, वैलेंटाइन, सोबर्स, कैनाई, मैं तो नाम गिनते चले जाऊं, हॉल, ग्रिफिथ, और अब तक तो हम लॉयड की टीम तक नहीं पहुंचे। क्लाइव लॉयड की टीम जो सबसे बेहतरीन थी विश्व में। और उसके बाद ना टेस्ट, केवल टेस्ट क्रिकेट में नहीं, टेस्ट क्रिकेट के अलावा वनडे क्रिकेट में भी एक हल्कापन आ गया वेस्टइंडीज की क्रिकेट में। लेकिन T20 में वो 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और ऐसे लगा कि शायद T20 के जरिए से वापस उनकी जो चढ़ान है क्रिकेट की, वो क्रिकेट में माहिर बनने की, वो फिर से हो जाएगी। लेकिन ये टीम मुझे लग रहा है पिछले 4-6 महीने से एक अजीब सा एक क्या कहते हैं उसमें, एक कुमकुमापन है, जो एक जोश आना चाहिए, जो फ्लेवर जो आप बात कर रहे थे, जो जायका था वेस्टइंडीज क्रिकेट का, वो नजर नहीं आ रहा है। ये नजर आ रहा है मैदान पे उतरो, मारो, हिट आउट और गेट आउट अप्रोच हो गया है। कोई मुझे टैक्टिकल सेंस नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और कल भी ऐसे लगा कि शायद ये अगर 170-180 बनाते तो मैच काफी क्लोज हो जाती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि निकोलस पूरन के अलावा कोई ज्यादा साथ नहीं दिया उनका। और गेंदबाजी में भी एक कुछ ये नहीं नजर नहीं आया मुझे। एक दो बॉलर्स को अगर आप हटा दें, अकील हुसैन ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ओवरऑल तस्वीर जो है, ऐसा लग रहा है एक बिखरी हुई टीम है। T20 के लिए टैलेंट अच्छा है इनके पास, और ये जाहिर होता है जिस तरह से IPL ऑक्शन में इनके प्लेयर्स बिके हैं। लेकिन ये टीम को जो एक कंसोलिडेट करके मैदान पे उतरना चाहिए जीतने के लिए, वो मुझे मजबूती नजर नहीं आ रही है। तो भाई ऐसा लगता है वेस्टइंडीज को देख के कि फॉर्मेट कोई भी हो 200 रन बनाने का ही सोचते हैं। टेस्ट क्रिकेट हो तो 200 रन, वनडे क्रिकेट हो तो 200 रन, और अब T20 हो तो 200 रन। कोई मायने नहीं रखता, उनको अपने अंदाज में खेलना है, और वो अंदाज ऐसा है कि लगातार उनके ग्राफ को नीचे ले जा रहा है। हाँ, ये जो इनका एक तरह का सिर्फ अप्रोच है राजीव, ये उनको मुझे लगता है इफेक्ट कर रहा है। चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या T20 हो या टेस्ट मैचेस हो। अब तो T20 में भी आपको कम से कम 2 अप्रोचेस के साथ मैदान में उतरना होता है। अगर आप सिर्फ विश्वास रखें कि मुझे छक्का ही मारना है और उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी टीमें जो हैं अब वो समझ रही हैं कि वेस्ट इंडियन पावर हिटर्स को किस तरह से गेंदबाजी करनी है। उनके रेंज में आप बॉलिंग ना कीजिए। अगर विकेट में थोड़ा बहुत धीमापन है तो गेंद को और धीमा कर दीजिए। अगर पेस बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा आप स्लोअर डिलीवरी डालिए, और उसके साथ साथ लेंथ में आप परिवर्तन कीजिए। कल अगर आप देखेंगे जिस तरह से दीपक चहर ने अकील हुसैन को आउट किया, शॉर्ट डिलीवरी डाली, वो पुल करने के चक्कर में आउट हो गए। जिस तरह से रोमन पावल को आउट किया गया, क्लोज टू द बॉडी वहां बॉल डाली। जो रेंज है पावर हिटर्स का,
उससे अगर आप दूर रखेंगे तो वहां पर आपको विकेट मिलेंगे, क्योंकि इनका अप्रोच सिर्फ एक तरह का है। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को थोड़ा बहुत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ मैदान में उतरना होगा। मल्टी डायमेंशनल में मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि T20 में भी आपको कई बार प्ले द फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं, फील्ड के मुताबिक आपको शॉट्स लगाने होते हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा ने कल बल्लेबाजी की थी। तो अगर उस तरह का अप्रोच रहेगा तब मुझे लगता है कि उसमें आपके जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक तरह का अप्रोच आने वाले समय में भी काम आने वाला नहीं है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के लिए। अय्या सर, टेम्पलेट बदलने की बात करी थी रोहित शर्मा ने T20 सीरीज शुरू होने से पहले। बदलता हुआ कुछ लगा आपको टेम्पलेट? खासतौर से कप्तान ने तो अपने टेम्पलेट को बदला, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, बट बाकी जो बैट्समैन थे वहां तो बिल्कुल वही टेम्पलेट नजर आया जो मुझे लगा। पता नहीं आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो मेरे ख्याल से पावर प्ले में कितना ऑप्टिमम उसको एक्सप्लॉइट करना है, हाँ, ये टेम्पलेट अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने खुद बाय एग्जांपल किया है। ये नहीं है हाँ। कि ईशान किशन को कहा कि आप मारते रहिए, मैं पकड़ के रखता हूँ एक एंड। और ये बहुत ही एक बड़ी बात है, क्योंकि नए कैप्टन है, हर कोई अपनी जगह प्यारी होती है हर प्लेयर को, और कैप्टन को अपना रोल भी एस्टेब्लिश करना है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस में है रोहित शर्मा, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अब मुझे तो लग रहा है कि वो अनस्टॉपेबल है किसी भी फॉर्मेट में। तो उन्होंने लिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी कि मैं जाके सेटअप करता हूँ मैच को। और 200 का स्ट्राइक रेट, अगर वो पावर प्ले में 200 का स्ट्राइक रेट उनका नहीं होता तो ये मैच और क्लोज हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल। जिस तरह की शुरुआत हुई, और मेरे ख्याल से थोड़ी सी कोशिश विराट कोहली की भी यही थी, लेकिन फिर से एक लंबा स्कोर जो है उनको उनके हाथ में आया नहीं। स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था 130 पे, लेकिन इनिंग्स जो थी बहुत छोटी थी, 17 रन की थी, 13 गेंदों की। मेरे ख्याल से इस मैच में शायद ये कोशिश हो सकती थी कि विराट को ये कहें कि आप एंड तक बैटिंग करें, तो एक तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस, जब ज्यादा टाइम निकालते हैं। अगर आप चारों मैच देख रहे हैं जो अब तक खेली गई व्हाइट बॉल की वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उन्होंने ज्यादा समय नहीं बिताया मिडिल में। तो बहुत जरूरी था उनको थोड़ा सा टैक्टिक चेंज करते हैं कि सामने वाले बल्लेबाज को बोलते हैं कि आप जाइए रन्स के पीछे और इनको खेलने दीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह से, मुझे लगता है अच्छी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव बहुत ही चतुर क्रिकेटर है जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं। वो सिचुएशन को खेलते हैं, गेंदबाजों को अच्छा समझते हैं, उनका माइंड जो है बहुत क्रिकेट बहुत बहुत इन्वॉल्व रहता है मैच में, और हर चीज जो है वो मौके के हिसाब से देखते हैं। गलतियां सबसे होती है, आउट इसीलिए होते हैं बल्लेबाज, लेकिन ओवरऑल अगर आप सूर्य कुमार का एटीट्यूड देखें और एप्टीट्यूड देखें, ये बिल्कुल फिट है T20 और ODIs के लिए। बिल्कुल। और सभा भाई, 2 एग्जांपल हो गए इसी सीरीज में। पहला वनडे मैच याद करें तो सूर्य कुमार यादव ने दीपक हुड्डा के साथ मैच फिनिश किया। कल के मैच में अगर हम याद करें, यानी पहला जो मैच खेला गया T20 का, वहां पर उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ मैच फिनिश किया। अब मेरे लिए जो पॉजिटिव बात थी इस पहले T20 मैच की, अगर हम एनालिसिस करें, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर, सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर, वेंकटेश अय्यर का स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर। और आप हमेशा वकालत करते हैं सभा भाई की स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखता है आप जब T20 फॉर्मेट खेलते हैं। क्या ये बदलते हुए टेम्पलेट का एक छोटा सा हिस्सा है? बहुत बड़ा उदाहरण है ये। और जी। एक जो तस्वीर नजर आ रही, जो नई तस्वीर नजर आ रही है राजीव, वो ये है कि अब भारत का जो टेम्पलेट है वो कुछ इसी प्रकार का रहेगा कि पावर प्ले में जितना आप मैक्सिमाइज कर सकें वो करने का प्रयास होगा। इसी वजह से चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, दोनों ने प्रयास यही किया। ईशान किशन को इसी वजह से ओपन कराया गया था। ये अलग बात है कि उनका स्ट्राइक रेट कल उतना ज्यादा नहीं था। ऐसे भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें रोहित शर्मा का, तो उनका 140 का स्ट्राइक रेट रहता है। पर पावर प्ले में स्ट्राइक रेट जो रहता है रोहित शर्मा को थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो कोशिश यही थी रोहित शर्मा की कि पावर प्ले में भी उनका स्ट्राइक रेट ऊपर ऊपर ही रहे, जो उन्होंने मेंटेन किया। और दूसरी जो बात नजर आ रही है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर को भारत नंबर 5, नंबर 6 पर मैच को फिनिशर के रूप में या पावर हिटर के रूप में देख रही है, जो कि अच्छी बात है। एक तरफ आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, जैसा कि याज ने कहा कि चतुराई से रन बनाते हैं, फील्ड के हिसाब से वो शॉट्स लगाते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। दूसरी तरफ आपके पास वेंकटेश अय्यर हैं, टॉल खिलाड़ी हैं, जबरदस्त वो हिट्स लगा सकते हैं। तो उनको अगर आप इस तरह से डेवलप करेंगे और मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि भारत के लिए अच्छा होगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के सामने मुकाबला हो रहा है राजीव, ये एक चैलेंजिंग टीम है और ये आइडियल प्रिपरेशन है भारत के लिए। T20 विश्व कप जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, वहां के लिए अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलेंगे तभी आपको लगेगा कि आप कहाँ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आने वाले 2 मैचेस में भारत पहले बल्लेबाजी करे और वहां पर एक और टेम्पलेट देखने को मिले कि आप जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं वहां पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आप उसी गति के साथ और भी शॉट्स लगाएं, ताकि कम से कम 200 सवा 200 का जो स्कोर होना चाहिए वो आप बना पाए। अया सर, एक तो अपनी आप बात पूरी कीजिएगा, दूसरा
जब भी सूर्य कुमार यादव को मैं बैटिंग करते देखता हूँ और मैच को लंबा ले जाते हैं वो, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडर माइकल बेवन को देख रहा हूँ मैं खेलते। बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। जैसे अगर जी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप देखें, जैसा सबा ने कहा कि वो फील्ड को बहुत अच्छा समझते हैं, किस तरह से फील्ड को क्लियर करना है या गैप्स निकालना है। रिवर्स स्वीप खेलते हैं, जो तरह तरह के स्ट्रोक जो आजकल इम्प्रोवाइज चाहिए। कायरन पोलार्ड जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं है कि पावर हिटिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर है, क्योंकि वो कोई गेंद को जाया नहीं करते हैं सूर्य कुमार यादव, अगर आप देखें। और ये भी समझ उनके माइंड में ये कैलकुलेशन चलते रहता है कि किस वक्त लंबा हिट या बड़ा हिट लगाने की रिस्क लेने की जरूरत है, 4 मारना है या 6 मारना है, तो वो उसी कोशिश में लग जाते हैं, झिझकते नहीं है। तो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट प्लेयर है। और मेरे ख्याल से जो सबा ने बात कहा, ये एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सीरीज, हालांकि जैसे हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज लंबे फॉर्मेट में, सबसे लंबे फॉर्मेट में बहुत ही हल्की है फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है ओडीआईज में, लेकिन सबसे बेहतरीन उनका फॉर्म रहा है पिछले 7 8 10 साल का, अगर आप देख लें तो T20 में। और अगर उसी टीम को आप कन्विंसिंगली हराते हैं, तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से एक्सेलरेट हो रही है वर्ल्ड कप के लिए। दोनों ही टीम को जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था यूएई में, दोनों ही टीम फ्लॉप हुई थी, इंडिया भी और वेस्ट इंडीज भी। तो दोनों टीम की ये कोशिश है कि प्लेयर्स ट्राई करें, और जो प्लेयर्स अच्छे चलते हैं उनको टीम में कंसोलिडेट करें, टेम्पलेट चेक करें, वगैरह वगैरह। तो अगर हम वेस्ट इंडीज को कन्विंसिंगली हराते हैं 3-0, अगर हराते हैं और अच्छे मार्जिन से हराते हैं, सब ट्राई करके, जैसा कहा कि पहले बैटिंग ले या चेस करे, वगैरह वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत रहेगी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के को नजरिए में रखते हुए। सब भाई 2 थैंक यू सवाल आ रियाज रहे कि हैं। आपने आपने हम लोग इतने दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, पहली बार रियाज ने एक्नॉलेज किया कि मैं भी कुछ अच्छी बात बोल देता हूँ। ले सब भाई, एक्नॉलेज तो आपको हमारे तमाम जो फैंस है वो भी कर रहे हैं। उनका सवाल भी आ रहा है। एक हमारे व्यूवर है, उनका कोड नेम है SS98, उनका और हर्ष जैन का सवाल लगभग एक सा ही है। एक तो उनका पूछना है कि सबा भाई, क्या सूर्य कुमार यादव ने नंबर 4 के लिए अपने दावे को और पुख्ता कर दिया, उनको 4 पे खिलाना चाहिए? और हर्ष जैन कह रहे हैं कि नंबर 5 पे क्या वो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं? देखिए, T20 में नंबर 4, नंबर 5, ये अगर हम स्लॉट्स की बात करें तो एक तरह से देखा जाता है। टॉप ऑर्डर बैटर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो फिर मिडिल ऑर्डर आपके पास सिर्फ 4 का ही बचता है। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर या फिनिशर के बारे में बात करते हो तो 4, 5, 6 वो मिडिल ऑर्डर फिनिशर के रूप में आता है। तो ये स्लॉट इस वजह से बनाया गया है T20 में कि ये फ्लोटिंग स्लॉट है। 4, 5, 6 में कोई भी खिलाड़ी ओवर के मुताबिक कभी ऊपर चला जाता है, कभी उसे नीचे आना पड़ता है। और टॉप ऑर्डर बैटर का भी वही सवाल, वही 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 का भी रुख उसी तरह का रहता है। 1, 2 और 3 का, अगर आपके 1 या 2 प्लेयर ज्यादा देर तक खेल रहे हैं तो फिर 3 नीचे चला जाता है, फिर 4 ऊपर आ जाता है या 5 ऊपर आ जाता है। तो ये T20 में 2 स्लॉट्स बनाए गए हैं कॉम्बिनेशन में, राजीव। तो सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है अभी तो उनकी पोजीशन 5 पे है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो 4 पे भी जा सकते हैं। वो निर्भर करता है ओवर के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो 4, 5, 6 का जो खिलाड़ी होता है वो हमेशा तैयार रहता है, उसे जब भी जरूरत पड़ेगी उसे टीम मैनेजमेंट भेज सकती है। तो तैयारी कुछ उसी तरह की रहती है। और T20 में चूंकि फॉर्मेट इतना ज्यादा छोटा है, तो वहां पर कोई स्पेशलिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके स्लॉट्स बने हुए नहीं है। जी, क्योंकि भारतीय टीम ने मैच जीता और बड़ा कन्विंसिंगली आया सर मैच जीता है। बट स्टार्ट की बात करें, ईशान किशन ने भले ही 30+ का स्कोर किया, आपको लग रहा है स्विंगिंग बॉल पे, क्योंकि बॉल शुरू में बड़ा मूव किया पहले 6 ओवर में, कॉट्रेल जिस तरह से डाल रहे थे, दूसरे एंड से भी जो तेज गेंदबाज आए उन्होंने मूव कराया, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे ईशान किशन? देखिए, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा ईशान किशन का, वो रिदम प्लेयर है। आईपीएल में भी हमने देखा है कि अगर रिदम, कहीं कुछ दिन होते हैं ऐसे जब आपका रिदम जो है टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, और T20 में समय है नहीं। आप जितना गेंद अगर आप सेटल डाउन होने में लगाएंगे तो वो टीम को डिसएडवांटेज बन जाता है। 15 कभी करोड़ कभी वाली ऐसा होता बैटिंग है। तो नहीं थी आया सर कल। और कभी होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन तो है, और जब उनके पैर अच्छे चल रहे हैं, रिदम सही है, तो उनको वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो 2 पहलू हैं ईशान किशन की। अब अच्छे प्लेयर्स की ये जान पहचान होती है कि वो कितना जल्दी एडजस्ट करते हैं, कितने जल्दी पिच को समझते हैं, गेंदबाजी को समझते हैं, और अपने आप उनका खुद का भी जो है मूडी प्लेयर नहीं बन सकते आप, खास करके इस फॉर्मेट में। आपको बहुत जल्द से जल्द सेटल होके आपका जो रोल है, जो किरदार है, उसको निभाना होता है। और ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग कर्व है ईशान किशन के लिए, खास करके अगर आप वर्ल्ड कप के ऊपर नजर रखें, क्योंकि ना भूलें कि केएल राहुल की वापसी अगर टीम में होती है तो एक बल्लेबाज कम हो गया। वो कौन सा कम होगा, इसके लिए बहुत
कंपटीशन है जी। इंडियन स्क्वाड में, तो ईशान किशन को भी ये समझ के चलना होगा। तो अयाज सर ने जो सवाल उठाया उसी सवाल की नोट पर ब्रेक लेते हैं कि जब के राहुल वापस आएंगे तो ड्रॉप कौन होगा। कहीं ऋषभ पंत पे तो कहीं तलवार नहीं लटक रही है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। 120 का उनका स्ट्राइक रेट है और इनकंसिस्टेंट है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में तो वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको हो क्या जाता है? क्या उनको ड्रॉप करने की स्थिति में या उनको आराम देने की स्थिति में टीम मैनेजमेंट है? इस पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज भाई और सबा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। 3-4 व्यूवर्स हैं यहाँ पर अयाज सर, और सबका सवाल लगभग एक सा है। तो बारी बारी से मैं चाहूंगा उनके सवाल भी चल जाए, लेकिन सवाल का जो केंद्र बिंदु है वो ऋषभ पंत है। अब सबका ही कहना है कि वो रन कब बनाएंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में हर कोई मान रहा है कि वो बहुत बड़े प्लेयर है, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपने पोटेंशियल के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे। क्या आपको भी लग रहा है सर? ये सवाल केटी सिंह का भी है, तमाम जो हमारे हर्ष जैन का भी ये सवाल है, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ उन सबका सवाल है ये। देखिए, कोई दो राय नहीं है कि स्कोर जो है वो जो उम्मीद थी वो आए नहीं है। सब जानते हैं कि कितने विस्फोटक बैट्समैन है वो, अगर चल पड़ते हैं तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी दिखाएं, और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में उनका दर्जा बहुत ऊंचा गया है। जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए नेचुरल फिट है, ऐसा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। अब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो एक से दूसरे में स्विच करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो इजीली स्विच कर पाते हैं। पर मुझे लगता है जो उनका पोटेंशियल है, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये जरूर है कि आपके पास विकल्प है। ईशान किशन भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, केएल राहुल भी है एज अ बैकअप विकेट कीपर, तो कंपटीशन जरूर ज्यादा है उनके लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि वी हैव टू रिलाई, उनके ऊपर ट्रस्ट, फेथ रखना चाहिए ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि वो है, आई मीन ही इज अ नेचुरल मैच विनिंग बैट्समैन। लेकिन आपको सबा भाई, ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े बैट्समैन है, बड़े मैच विनर है। मुझे जो मेरा सवाल है वो उनके बैटिंग ऑर्डर को लेके। हम लगातार उनको 4 नंबर खिला रहे हैं, लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं। क्या उनको जिस नंबर पे नीचे थोड़ा खिला के एक प्योर बैट्समैन जैसे सूर्य कुमार यादव को ऊपर खिलाएं? ऋषभ पंत, ऐसा लगता है उनकी बैटिंग देख के कि वो डबल माइंड में है। माइंड मतलब कभी वो मारने जा रहे हैं या रोकने जा रहे हैं, उस बीच में कहीं फंसे हुए हैं जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। पर नंबर 4 पर राजीव, आपको याद होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की है, और वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये मेरा विश्वास है कि वहां पर भी वो रन बना सकते हैं। पर आपने सही कहा कि चाहे आप नंबर 4 पर खेल रहे हो, नंबर 3 पर हो, नंबर 5 पे हैं, 5 पे हो, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका एग्जैक्टली अप्रोच क्या होगा, आपको कब मारना है, कौन से शॉट्स आपको खेलने हैं, किस तरह से आपको शॉट्स लगाना है। अगर ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर कंसिस्टेंसी जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो नदारद सी हो जाती है। वही हो रहा है यहाँ पर ऋषभ पंत के लिए। तो मुझे लगता है कि टैलेंट है, पोटेंशियल है, पर उसी को कन्वर्ट करने के लिए वो क्लैरिटी की जरूरत है, जो जल्द से जल्द जरूर मुझे लगता है कि देखने को मिलेगी। जो उन्होंने आईपीएल में दिखाया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, कई बार मुझे याद है कि 1 या 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, तो उन्होंने खुद अपने आप को पुश किया। वो नंबर 4 पर एक स्टेबल पोजीशन पर खेल रहे हैं, वहां पर उन्होंने कई बार टफ कंडीशन में, टफ विकेटों पर भी रन बनाए हैं, और एक कमेंडेबल स्कोर पर जाकर उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को लाकर खड़ा किया है। तो इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है ऋषभ पंत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। सर, तो क्योंकि टीम के लिए नंबर 3 पे विराट खेल रहे हैं शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में, थोड़ा सा चिंता बढ़ती जा रही है? आपको लग रहा है अभी भी सब कुछ ठीक है? राजकुमार सर से जब पूछे कह रहे हैं ठीक है, सभा भाई से भी बात करेंगे तो कहेंगे नहीं ठीक चल रहा है, एक दिन रन बना देंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा? क्योंकि कल भी हमने देखा अच्छा सेट थे, एक बॉल वो स्टेप आउट किया, चेक ड्राइव से किया, उन्होंने पूरा नहीं मारा। तो वही बात जो ऋषभ पंत के साथ है वो विराट के साथ भी आती है कि वो चेक ड्राइव की जरूरत, तो आप पूरा मार दें या तो फिर आप उसको सिंगल के लिए खेलें। क्या माइंडसेट लग रहा है आपको विराट का इस समय? थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडसेट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव, क्योंकि जितना अब तो 2-2.5 साल हो गए, ये नहीं है कि 3 फिगर सेंचुरी ही चाहिए, सेंचुरी ही जरूरी है। मैं हमेशा ये मेंटेन किया हूँ कि 40 रन भी बनाए लेकिन मैच विनिंग नॉक हो, जैसे कल हो सकता था, तो फिर उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस है
जो जो दुविधा में है, जो सेल्फ डाउट में आ जाता है बल्लेबाज, और ग्रेट बैट्समैन आते हैं सेल्फ डाउट में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकते हैं। तो यही विराट के साथ है कि मैं यू नो कि किस अप्रोच से मैं खेलूं, कौन सा स्ट्रोक किस टाइम चूज करूं, ये एक प्रॉब्लम रहा है उनका ये हाल में। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत आउट ऑफ फॉर्म है या आउट ऑफ रिदम है। ये बार बार देखा गया है कि वो इतनी ज्यादा बार बीट नहीं हो रहे हैं। अगर बैट्समैन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में पैर नहीं चल रहा है तो आप रिपीटेडली बीट भी हो जाएंगे। यहाँ पर तो वो सेटल हो रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं और लक भी उनके साथ नहीं है कि पहली गलती उनकी जो है वो आखिरी गलती होती है। लेकिन जितना लंबा लगेगा टाइम, और काफी टाइम हो गया है वो मैच विनिंग नॉक खेलने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसमें देयर इज नो डाउट। समय भाई, और ऐसा लग रहा है कि शॉट्स की रेंज बढ़ाने के चक्कर में भी विराट लगातार आउट हो रहा है। मसलन वो स्वीप भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कट मारने की, मैंने उनका पूरा करियर फॉलो किया, मैं कभी नहीं देखा उनको कट और स्वीप मारते। बट अभी रिसेंटली क्या आपको लग रहा है अपने तरकश में बहुत ढेर सारे तीर जोड़ना चाहते हैं? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इन दिनों। मैं तो इसको कुछ अलग किस्म से देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है अगर कोई खिलाड़ी और ऐड करना चाह रहा है शॉट्स में, T20 में विशेष करके, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो शॉट कब लगाने हैं उसके लिए आपको थोड़ा समय लगता है, और मुझे विश्वास है कि विराट कोहली इस पर मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि विराट कोहली को जो स्ट्राइक रेट अगर हम देखेंगे T20 का, तो उनको ये लगता है और कि उसमें स्ट्राइक रेट में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो पावर हिटर है नहीं, तो रन्स कहाँ से आएंगे फिर? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको इस तरह के शॉट्स आपको खेलने होंगे, चाहे वो स्वीप हो गया, चाहे वो कट हो गया, चाहे वो इनसाइड आउट शॉट्स हो गए। क्योंकि अगर आप पावर हिटर नहीं है और 6 ओवर के बाद सारी फील्ड जब खुल जाती है, तो फिर आपके 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 जो जो बड़े बड़े शॉट्स आप लगाने जाएंगे, तो वहां पर आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के शॉट्स खेलने होंगे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे और रिस्क इसमें कम हो। इस वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, पर अब रन्स की जरूरत तो है विराट कोहली से भी, क्योंकि एक बार विराट कोहली रन बनाने लगते हैं तो फिर जो टीम है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि वो जो मिडिल ऑर्डर की जो कड़ी है वो उसको दूर सा कर देते हैं। तब आपके पास सूर्य कुमार यादव भी है, वेंकटेश अय्यर भी है, ऊपर में आपके पास रोहित शर्मा भी है, KL राहुल भी है। ये एक अहम कड़ी है भारतीय बल्लेबाजी की। ये अगर चलने लगी तो फिर भारत को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, फॉर्मेट बदल रहा है लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक चीज नहीं बदल रही कि भारतीय गेंदबाज मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। वो चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज, आप देख लें वनडे क्रिकेट में जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की, वो मैन ऑफ द सीरीज बने। और अब बारी शायद भारतीय स्पिनर्स की, जहाँ पे रवि बिश्नोई ने अपने पहली मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। 4 ओवर में 17 रन, जिसमें 6 वाइड बॉल थी, यानी सिर्फ बैट से उन्होंने 11 रन दिए और 2 विकेट लिए। अब अयाज सर 2 लेग स्पिनर्स खेल रहे थे, 2 डिफरेंट टाइप के लेग स्पिनर्स। एक की आर्मरी में सिर्फ और सिर्फ गुगली है, वो लेग स्पिन शायद इक्का दुक्का डालते हैं। अगर आप 24 गेंदें उनकी देखेंगे। यजुवेंद्र चहल एक ऐसे गेंदबाज जो अपनी फ्लाइट और अपनी लेग स्पिन में भरोसा करते हैं। बट शायद इन दोनों ट्रेडिशन चेंज हो रहा है कि जो अनऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं वो ज्यादा महफिल लूटते हैं। और उसका बड़ा एग्जाम्पल था कल की, रवि बिश्नोई ने 17 रन दिए तो चहल ने 34 रन दिए कल। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से एक पहली बात तो ये है कि रोहित ने कहा था कि वो 2 रिस्ट स्पिनर खिलाएंगे, तो वो तो हो गया। हम सब सोच रहे थे कि कुलदीप यादव खेलेंगे चहल के साथ, लेकिन अगर 2 लेग स्पिनर्स भी खेलते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा अगर खेल सकते तो व्हाई नॉट दीज टू। मुझे बिश्नोई, पहली बार तो ये है कि ऐसा लगा कि थोड़े प्रेशर में आ गए, थोड़ा नर्वस हो गए, क्योंकि एक कैच जो है वो ओवर स्टेप कर गए बाउंड्री पर। यजुवेंद्र चहल को शायद नुकसान उस वक्त हुआ, लेकिन उसी ओवर में विकेट मिल गई। लेकिन उसके बाद, और पहला ओवर भी ऐसा लग रहा था कि थोड़े से टेंशन में है, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल उन्होंने दिखाया, अगर आप उनका करियर फॉलो करें, मुझे लगता है कि पंजाब के लिए जब वो खेल रहे थे, ही वाज एक्चुअली अ वेरी गुड परफॉर्मर, और किसी वजह से उनको रेगुलरली स्लॉट नहीं दिया गया था। ब्रिलियंट फील्डर भी है, बड़े फाइटिंग स्पिरिट है उनमें, और गेंदबाजी जो कर रहे हैं इस एज में, अगर आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो यू कैन ओनली इम्प्रूव। तो मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और कंपैरिजन तो जरूर हो गया युजवेंद्र चहल से और रवि बिश्नोई से। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक साथ खेलें, लेकिन आप देखें कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में आपको एक बहुत अच्छा एक प्लेयर मिल गया है। एक मैं कहूंगा कि जो आप कॉम्बिनेशन बॉलिंग का खासकर का अब फिलहाल देख रहे हैं इंडिया में, श्रीलंका के खिलाफ देखेंगे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये वही नहीं रहेगा जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर पिचेस अलग है, वहां के ग्राउंड के साइजेस अलग है, तो चेंज आएंगे बॉलिंग अटैक में। लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं उभर के, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, चहल भी अच्छे फॉर्म में आ गए, कुलदीप यादव की वापसी हो गई। तो ओवरऑल पिक्चर, तस्वीर जो है बहुत
अच्छी लग रही है इंडियन क्रिकेट के लिए बॉलिंग में। जी सवा भाई कुछ कहना चाह रहे थे। मैं उस पर ऐड करना चाह रहा हूँ, ये ब्रिलियंट मूव था इंडियन टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि हमेशा बात करते हैं हम लोग कि हर एक फॉर्मेट में आपको वैरायटी चाहिए, पर अब ये देखने को मिल रहा है अगर 2 लेग स्पिनर्स हैं और 2 लेग स्पिनर्स विभिन्न किस्म के लेग स्पिनर हैं, तो अब उन दोनों को आप एक साथ खिला सकते हैं। युजवेंद्र चहल एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर है, रवि बिश्नोई वो फास्टेस्ट लेग स्पिनर जिनकी बॉल जो है ज्यादातर अंदर आती है, उनको पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह राशिद खान गेंदबाजी करते हैं। और मुझे लगता है कि नजर जरूर रहेगी टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को कि रवि बिश्नोई के ऊपर कि क्या उनको विश्व कप में ले जाया जा सकता है कि नहीं, क्या क्या, क्योंकि अगर आप बिग बैश के मैचेस देखेंगे तो वहां पर लेग स्पिनर्स ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मेजर विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं। राशिद खान ने वहां पर अच्छी गेंदबाजी की है बिग बैश में, बड़े ग्राउंड होते हैं, वहां पर शॉट्स लगाना आसान होता नहीं है। और रवि बिश्नोई भी राशिद खान की तरह ही कुछ मुझे लगता है कि गेंदबाजी करते हैं, गिरने के बाद तेज गति से आती है, पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये शानदार प्लॉय है और मुझे लगता है कि ये जो खिलाया जा रहा है रवि बिश्नोई को, वो ध्यान में रखकर खिलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स के बारे में, वहां के विकेटों के बारे में, और ये देखकर कि वहां पर लेग स्पिनर विशेष करके राशिद खान जैसे बॉलर ने बहुत बड़ी सफलता वहां प्राप्त की है। तो ये कमाल का ये मूव था टीम मैनेजमेंट का। केडी राजपूत ने एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है सवा भाई, उनका पूछना है कि बिना किसी का अनादर किए रवि बिश्नोई के बारे में कि एक तरह की गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ गुगली डालते हैं, लेग स्पिन है नहीं उनके पास, क्या इस पे काम करने की जरूरत है थोड़ा उनको? पर अनिल कुंबले भी एक किस्म की बॉल डालते थे, उनके 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 पास 650 से ज्यादा विकेट हैं। देखिए एक तरह की बॉल तो बल्लेबाज को भी मालूम है कि डाल रहे हैं, पर वो अगर आप पिक नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ठीक तरह से उसके सामने शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ 24 गेंदें आपको डालनी होती हैं। 24 गेंदों में अगर आपकी एफिकेसी इतनी ज्यादा है, गिरने के बाद बॉल अंदर आती है, सीधी निकल जाती है, तो वहां पे भी वेरिएशन है। उसके साथ साथ कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि वेरिएशन क्रीज से भी आती है राजीव, कहाँ से आप डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप सेम तरह की बॉल डाल रहे हैं पर अलग अलग एंगल से बॉल डाल रहे हैं, वो भी एक किस्म का वेरिएशन है। तो मुझे लगता है इसी वजह से रवि बिश्नोई के ऊपर इतना विश्वास दिखाया जा रहा है, और अच्छी बात भी है ये। बिश्नोई पे विश्वास, लेकिन अयाज सर भुवनेश्वर अपना विश्वास खो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल स्विंग नहीं हो रहा, उसी विकेट पे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने बॉल को स्विंग कराया। भुवनेश्वर कुमार ऑफ कलर थे पूरी तरह से। क्या समय आ गया आवेश खान जैसे गेंदबाजों को भी आप ट्राई करें? हर्षल पटेल ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, बट मेरा जो सवाल है कि एक तरह के हम सीम बॉलर क्यों खिला रहे हैं? दीपक चहर भी स्विंग बॉलर, आपने भुवनेश्वर कुमार भी खिला लिया, इससे अच्छा तो आप आवेश खान को ट्राई करें या सिराज को आप ट्राई कर लें वहां पे। हम सिर्फ नाम पे या बहुत सीनियर खिलाड़ी इस पे क्यों जा रहे हैं? T20 फॉर्मेट में हमें ये सोच तो बदलनी चाहिए। मेरे ख्याल से स्विंग बॉलर है, लेकिन ये जो उनके ऊपर जो पहले भरोसा था या जो उनका वो हमेशा डिलीवर करते थे, वो पहले ओपनिंग स्पेल में ही विकेट्स निकालते थे, और वो बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है। अगर आप सामने वाली टीम के 1 या 2 विकेट ले ले पावर प्ले के अंदर, तो बहुत एडवांटेज बन जाता है T20 में। वो इतना रेगुलरली हो नहीं रहा है। उसके साथ साथ रन्स भी थोड़ा लीक कर रहे हैं ज्यादा भुवनेश्वर कुमार। तो मेरे ख्याल से जरूर अब ऑप्शंस देखेंगे टीम मैनेजमेंट कि आपको कौन सा एक और गेंदबाज है जो विकेट्स ले पहले अपने स्पेल में और रन्स भी ज्यादा ना दे। और उसमें है सिराज भी है, आवेश खान भी है, बैकअप बॉलर्स में काफी ऑप्शंस है। तो ये है कि भुवनेश्वर कुमार को बहुत जल्द he'll have to pull up his socks। अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो इतने ऑप्शंस है अब इंडियन टीम के पास कि आपका नंबर फिर अगर ये भी है कि अगर आप ये टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर आपका नंबर जो है एट द एंड ऑफ द क्यू आ जाता है, क्योंकि आपके लाइन में बहुत लंबी लाइन है बॉलर्स की, आपको फिर वापस आने के लिए मुश्किल हो सकती है। तो भुवनेश्वर को बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा। सबा भाई आप कैसे देखते हैं पेस बॉलर्स के परफॉर्मेंस को? एक सवाल, और दूसरा पॉलट जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, इतना नीचे बैटिंग करने आना, इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और जैसी वो आया इंडियन रोहित शर्मा को पता था लेग स्पिनर्स पे स्ट्रगल करते हैं, और वो दिख रहा था किस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। जब बॉल बैट पे आ रहा है तो बहुत खतरनाक है, लेकिन जैसी बॉल बैट पे नहीं आता, बड़े ही ऑर्डिनरी बैट्समैन लगते हैं पॉलट, और उसका बड़ा एग्जांपल कल हमने देखा। हाँ, मुझे भी हैरानी हुई। सबसे पहले तो इंडियन पेस बॉलर्स में मुझे लगता है कि वो चेंजेस देखने को मिलेगा इस श्रृंखला में, आवेश खान है या फिर मोहम्मद सिराज है, वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात रही कायरन पोलार्ड की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, अगर आप कप्तान हैं, अगर आप लीड कर रहे हैं, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा पहले। और विशेष करके आप इतने बड़े पावर हिटर हैं, आपने यहाँ की कंडीशंस को भली भांति जानते हैं, कितनी बार आप खेल चुके हैं, कितनी बार आपने मैच विनिंग पारियां खेली हैं, तो आपको अपने आप को बैक करना होगा। आप इसी चक्कर में कि मैं दूसरे खिलाड़ी मेरे पास पावर हिटर हैं, उनको हम आगे भेजना, आपने अकील हुसैन को आगे भेजा, क्यों आपने भेजा?
मुझे वो बात भी समझ में आई नहीं। अगर आपके पास वो विश्वास है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अनुभव है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं अंदर बल्लेबाजी करने के लिए? अगर आप 20 बॉलों में 50 रन बना सकते हैं, तो आपसे बड़ा खिलाड़ी और कोई है नहीं वेस्ट इंडीज टीम में। और अगर आप अपने आप को बहुत कम मौका दे रहे हैं बल्लेबाजी करने का, तो फिर आप वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड करेंगे अपनी टीम के लिए? फिर आपका महत्व क्या है इस टीम में? T20 की कप्तानी खैर वो अलग बात है, पर अंत में जो आपका प्राइमरी स्किल है उससे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा टीम में, जो कि करन पोलार्ड कर नहीं पा रहे क्योंकि अपने आप को इतना देर तक रोक के रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो T20 सीरीज का पहला मुकाबला हिंदुस्तान जीत चुका है और अब नजरें पहले सीरीज जीतने पे और उसके बाद क्लीन स्वीप पर होगी। लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, पूरा विश्लेषण इस सीरीज का आपको देते रहेंगे और वर्ल्ड कप की क्या कुछ तस्वीर तैयार कर रहे हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति पी पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, हमारे खेल नीति का ट्विटर अकाउंट है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun is in conversation with Vedant Lamba, sneakerhead and founder of the Main Street Marketplace. Vedant shares how his vlogging routine led to the creation of his sneaker company. On Shunya One, Sheila Datya and I are joined by Tarun Chabra, founder of Neiman's. We talked to him about how he started the shoe company and built a value-driven brand. On Big Talk about Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share a 4-step guideline for talking to children about death. On Say No to Drama, Chetna drops some truth bombs about the happily ever after of life post the wedding. And on Hanswani, hear the story of Us Bheed Mein Wo Kaun Tha. It details the tragic story of the laborers who had to migrate their villages on foot during the pandemic in 2020. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms that you're listening to us, whether it's a rating, whether it's a review, it all helps. And do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels. They're available on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, I would like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, GDP, MSP, NPA, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।